दोपहर का समय था। ममता अपने घर में थी कि तभी किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी भतीजी खड़ी थी। उसे देखकर वो बड़ी खुश हुई। अरे नीलू, आ गई मेरी गुड़िया। आओ आओ, कितनी दुबली हो गई हो, यूं अचानक कैसे आना हुआ? बस बुआ आपकी याद आ रही थी इसलिए चली आई। हाँ हाँ, बड़ी याद आई कि बच्ची, जरूर कोई काम होगा इस तरफ तभी आना हुआ तेरा। हाँ बुआ, वो क्या है ना, कल मेरे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है तो मुझे शिखा दीदी की वो साड़ी चाहिए थी जो उन्होंने अपनी फेयरवेल पर पहनी थी। ओ वही तो मैं कहूँ, तू यूं अचानक से यहाँ कैसे आ गई? अच्छा तू बैठ, पहले मैं तेरे लिए जूस बना कर ले आती हूँ। स्वाति हॉल में बैठती है और ममता उसके लिए जूस बनाने चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे रसोई से बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अब वो भी खुशबू सूंघते हुए रसोई में चली जाती है। बुआ जी, क्या स्पेशल बन रहा है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे वो खुशबू तो उसमें से आ रही है। तभी स्वाति ने देखा कि मेज पर एक कटोरी में कोई सूखी सी सब्जी रखी है। बुआ, ये कौन सी सब्जी है? कुछ अलग लग रही है, पहले तो कभी ऐसी सब्जी नहीं देखी। अरे ये पंचकुटा सब्जी है बेटा, हमारे पड़ोसी ने दी है। जब भी वो बनाते तो हमें जरूर दे जाती हैं। तुम्हारी फूफा जी को बहुत पसंद है। क्या? पंचकुटा राजस्थान की मशहूर सब्जी है, बड़ी स्वादिष्ट होती है, तुम खाओगी? नहीं बुआ, अभी रहने दीजिए, मुझे थोड़ी जल्दी है, फिर कभी खा लूंगी। आप जल्दी से मुझे वो साड़ी दे दीजिए, मुझे और भी शॉपिंग के लिए जाना है। अच्छा ले, पहले तू ये जूस पी ले, तब तक मैं साड़ी ले आती हूँ। अब वो अलमारी से जाकर साड़ी ले आती है। ये ले, और सुन, इस वीकेंड आ जाना। शिखा, मयंक और तेरे फूफा जी भी तुझे याद कर रहे थे, उनके ऑफिस की भी वीकेंड छुट्टी रहती है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीकेंड मम्मी को बोलकर आऊंगी यहीं रहने। अब स्वाति जल्दी में वहां से चली गई और फिर बाकी शॉपिंग करने के बाद वो अपने घर चली गई। दरअसल दिल्ली शहर में रहने वाली स्वाति का घर लक्ष्मी नगर में था और उसकी बुआ पंजाबी बाग में रहती थी, जिसके 2 बड़े बच्चे शिखा और मयंक थे। स्वाति भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी। कुछ दिन बाद स्वाति दोबारा बुआ के घर आई। इस बार रहने के इरादे से वो अपनी बुआ के घर आई। स्वाति, मैं तुझे कब से याद कर रही थी। आज रात हम लोग सोएंगे नहीं, बल्कि साथ में बैठकर मूवी देखेंगे। ओह वाह, लेकिन कॉमेडियन मूवी। हाँ चल चल, बच्ची है क्या, हॉरर मूवी देखेंगे। हाँ, और साथ में मैं पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक भी ले आऊंगी। अब वो सब साथ में बैठकर देर रात तक मूवी देखते हैं, फिर सभी सो जाते हैं। अगले दिन सैटरडे था और वो सभी देर से सोकर उठते हैं, जिसके बाद वो ऑमलेट ब्रेड का नाश्ता करते हैं, फिर देर तक बैठकर बातें करते हैं। दिन के समय ममता सबके लिए कढ़ी पकौड़ा और चावल बनाती है। वाह बुआ, ये हुई ना बात। अगर पंजाबी परिवार में हफ्ते में 1-2 बार कढ़ी ना बन जाए तो फिर वो पंजाबी फैमिली कैसी। खाना खाकर वो सब मॉल घूमने चले जाते हैं। फिर शाम को जब वो घर आते हैं तो सामने वाले घर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। ये वही खुशबू थी जो उस रोज भी आ रही थी। स्वाति एक पल के लिए रुक जाती है, लेकिन फिर आगे बढ़ती है। ममता अब घूमकर काफी थक गई थी। वो, आप आराम कर लीजिए, हम जाकर खाना बना लेते हैं। चलिए शिखा दीदी। हाँ माँ, तुम आराम करो, आज का डिनर हम बना लेंगे। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। स्वाति ने दरवाजा खोल दिया। ये लीजिए, आज फिर से पंचकुटा बनाया था तो मम्मी ने भिजवाया है। उस कटोरी से तेज और मनमोहक खुशबू आ रही थी। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी है, ये तो वही वाली खुशबू है। कुछ देर बाद वो किचन में जाकर पनीर की सब्जी और रोटी बना देती है, जिसके बाद वो सबको खाना परोसते हैं। नहीं, ये राजस्थानी पंचकुटा की सब्जी तो मैं ही खाऊंगा। आंटी को पता है कि ये मुझे कितनी पसंद है। शिखा, तू ऐसा कर, तू मेरे हिस्से का पनीर खा ले। नहीं, बल्कि तू मेरे हिस्से का भी खा ले, और चाहिए तो एक्स्ट्रा कटोरी ले लियो, लेकिन ये सब्जी तो मैं ही खाऊंगी। अच्छा, और मैंने क्या गुनाह किया है? क्या मैं ये सब्जी नहीं खा सकती? लाओ इधर दो, मैं भी खाऊंगी। उन सबको सब्जी के लिए लड़ता देख स्वाति ने मन ही मन सोचा, ओफो, ये लोग तो कैसे लड़ रहे हैं इस सब्जी के लिए, जैसे किसी ताज पैलेस होटल की सब्जी बनाई हो। स्वाति बेटी, तू खाएगी क्या? नहीं, मेरे लिए तो ये पनीर ही काफी, आप लोग ही खाइए। स्वाति देखती है कि वो सब बड़े ही शौक से वो सब्जी खाते हैं। फिर अगले दिन, बुआ जी, आप कैसे किसी राजस्थानी का खाना खा लेती हैं? मतलब अलग संस्कृति का है ना राजस्थानी सब्जी। ये सुनकर ममता ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा खाना तो खाना होता है, उसमें संस्कृति की दीवार क्यों? फिर तभी वो पड़ोसन यानी कि प्रमिला छाबरा उनके घर आई, जो कि पंजाबी में बात कर रही थी। ओ भाभी जी, तुसी ठीक हो? कल तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं सी, अपना यश बता रहा सी। हाँ, पहले से ठीक है। तुम्हारे हाथों की राजस्थानी पंचकुटी सब्जी खाई थी ना, उससे खाकर भला मैं कैसे ठीक नहीं होती।
इसका मतलब यही वो आंटी है जो पंचकुटा सब्जी बनाती है? हाँ बेटी, यही है वो। लेकिन आंटी, आप तो पंजाबी हैं, मतलब आप तो पंजाबी भाषा बोल रही हैं, तो क्या आप राजस्थानी नहीं पंजाबी हैं? हाँ बेटा जी, असली पंजाबी। अच्छा, तो फिर आप राजस्थानी सब्जी कैसे बनाती हैं? आहो, वो क्या है ना बेटा, कुछ साल पहले मेरी पति की पोस्टिंग राजस्थान में हुई थी। हम वहाँ कई साल रहे। हमारे आस पड़ोस में सभी राजस्थानी रहते थे। उनमें से कोई ना कोई पंचकुटा सब्जी बनाते ही रहता सी। उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैं चाहकर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी। और एक दिन था, मैं अपनी पड़ोसन के घर पहुंच गई वो सब्जी लेने वास्ते। और जब मैंने पहली बार उसका स्वाद चखा ना, तो ओए होए होए, उसके स्वाद चिता जैसे मैं खोई गई। उस दिन के बाद वो सब अपने आप मेनू आकर मेरे घर सब्जी दे जान दे। उसका स्वाद इतना अच्छा था कि मेरे सारे परिवार को आदत हो गई। और फिर मैंने तो डिसाइड कर लिया, हूं तो मैं भी सब्जी सीख कर ही रवांगी। फिर वहां के लोग इतना प्यारे थे कि उन्होंने मुझे पंचकुटा सब्जी बनाना सिखाया। वहां की औरतों ने मुझे अपने घर बुलाया, अपने त्योहारों में शामिल किया। मैंने सोचा, अगर मैं उनकी संस्कृति को अपनाऊंगी नहीं तो उनके प्यार का सम्मान कैसे करूंगी? स्वाति ध्यान से सुन रही थी। लेकिन आंटी जी, आप पंजाबी और ये दूसरे कल्चर और उनका खान पान कैसे अपना सकते हैं? बेटा, किसी भी संस्कृति को अपनाने में झिझक नहीं करनी चाहिए। जो अच्छा लगे उससे अपनाओ। हर जगह की अपनी खुशबू होती है, जैसे इस पंचकुटा की अपनी। और जो भी तुम्हें संस्कृति अच्छी लगे उसे अपना लो। हम सब भारतीय हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर उनके कल्चर को अपनाना ही अपने देश की एकता को दिखाता है। उसे अपनाने से हमें झिझकना नहीं चाहिए। ये सुनकर स्वाति की आंखें झुक गईं। उसे याद आया कि उसने बिना जाने ही कैसी बात कह दी थी। आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना समझे ही ऐसी बात कह दी। कोई बात नहीं बेटा, सीखने की उम्र में सवाल आना अच्छी बात है। अब स्वाति के मन से जैसे कोई पर्दा हट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ नाम सुनकर ही दूरी बना ली थी। हम कितनी जल्दी किसी चीज को अपना या पराया कह देते हैं, जबकि असल में दुनिया की हर संस्कृति हमें कुछ नया सिखाने आती है। फिर उसने प्रमिला से कहा, आंटी, क्या आप मुझे भी पंचकुटा बनाना सिखाएंगी? क्यों नहीं बेटा, कल से शुरू करते हैं। फिर तो मैं भी सीखूंगी, ताकि कल को जब तू अपन पिंड जाए ना, तो छुट्टियों में प्रमिला तो हमें यूं पंचकुटा सब्जी खाने के लिए तेरे आने की राह ना देखनी पड़े। फिर अगले दिन वो उन्हें राजस्थानी पंचकुटा सब्जी बनाना सिखाती है। ये सब्जी कुछ राजस्थानी सूखी सब्जियां होती है, उनसे बनती है, जैसे गुंदा, केर सांगरी, कुमटिया और अमचूर। इन पांचों के मिक्स से पंचकुटा सब्जी पकाई जाती है। अब इसमें दही, लाल मिर्च पाउडर और बाकी मसाले डालने चाहिए। इस तरह वो उन्हें सब्जी बनाना सिखा देती है। कुछ ही देर में उनकी रसोई में उस सब्जी की खुशबू फैल जाती है और अब दोनों बुआ भतीजी भी ये सब्जी बनाना सीख जाती हैं। चलो माधुरी, आज हम उस गुप्ता की चाउमीन खाकर आते हैं। तुम्हें बहुत पसंद है ना वो? सच में? वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ये सुनकर माधुरी बहुत खुश हो जाती है और दोनों गुप्ता भोजनालय पहुँच जाते हैं। अरे आओ आओ मानव भाई, बताओ क्या खाओगे? जरा 2 प्लेट चाउमीन बनवा दो भाई। हाँ हाँ, अभी बनवाता हूँ। और बताओ, तुम्हारी खेती कैसी चल रही है? बस ठीक ही चल रही है भाई, ऊपर वाले की कृपा है। ओह अच्छा, वैसे कभी तुम्हें लगे तो मेरे ढाबे पर आकर खाना बना सकते हो। इससे तुम्हारा बचपन का सपना भी पूरा हो जाएगा। मानव चुप हो जाता है। ये गुप्ता भैया ऐसा क्यों कह रहे थे? मैं उनकी बात समझी नहीं। कौन सा सपना? और उनकी बात से आप इतना दुखी क्यों हो गए? बोलिए ना। बचपन से मेरा सपना था कि मैं एक होटल खोलूं और लोगों को खाना खिलाऊं, वो भी हो सके तो बहुत सस्ते दामों पर। मगर मैं वो सपना पूरा नहीं कर पाया। पिताजी और अम्मा के मरने के बाद मैं पूरी तरह से उलझ कर रह गया और गुप्ता ये बात जानता है, इसीलिए वो मुझे चिढ़ा रहा था। तो अब आप होटल क्यों नहीं खोल लेते? मैं भी आपकी मदद करूंगी। ये कैसे मुमकिन है माधुरी? अब कहाँ ये सब? क्यों मुमकिन नहीं है? हमने जो भी कुछ पैसे बचाए हैं उनसे हम ये काम शुरू कर सकते हैं। और रही बात खेतों में काम करने की, तो अगर हम मिलकर वहाँ काम करेंगे तो दोपहर तक काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपने होटल में काम कर सकते हैं। वैसे सुझाव इतना भी बुरा नहीं, मगर ऐसे में तो तुम्हारा काम भी बहुत बढ़ जाएगा। अरे तो क्या हुआ, आपका सपना पूरा करने के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। और होटल में हम शुद्ध और स्वस्थ भोजन ही बनाएंगे और हम उसे बहुत ही कम दामों पर बेचेंगे, जिससे गरीब भी हमारे होटल में खा सके। ये सब सुनकर और सोचकर मानव के मन में एक नई उमंग भर गई थी। लेकिन तभी पीछे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। ये कोई और नहीं, गुप्ता था। वाह वाह, जरा देखो तो, दोनों को मेरे होटल में बैठकर मुझे ही टक्कर देने की बातें हो रही है और इतने बड़े बड़े सपने सजाए जा रहे हैं।
नहीं नहीं शुक्ला, ऐसी बात नहीं, अभी तो हम बस सोच ही रहे थे और तुम्हें टक्कर कैसे दे सकते हैं। तभी तो बोल रहा हूँ, ये ख्याल भी दिमाग से निकाल दो। ये लोग चाउमीन खाओ और घर जाकर चुपचाप सो जाओ, कल सुबह खेतों में काम भी करने जाना होगा ना। क्यों बोला? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अपना खुद का होटल नहीं खोल सकते? आखिर आप होते कौन है हम पर हंसने वाले? अरे होटल खोलने के लिए अकल लगती है, अकल। कोई भी यारा गहरा मुंह उठाकर सोचेगा कि होटल खोलना है तो क्या वो खोल भी लेगा? अरे मैं तो लोगों को ऐसा खाना खिलाऊंगा जो सस्ता भी होगा और अच्छा भी, बस तुम देखते जाओ। वो दोनों अपनी चाउमीन पैक करवा लेते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। घर में चाउमीन खाते खाते मानव कहता है, शायद हमने गुप्ता के सामने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अगर हम अपना होटल नहीं खोल पाए तो फिर तो वो हम पर खूब हंसेगा। अब छोड़िए उसे और ये सोचिए कि होटल का नाम क्या रखना है। वो तो मैंने सोच भी लिया है और ये भी सोच लिया है कि बनाना क्या है। इसी तरह हंसते बातें करते हुए दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह दोनों जल्दी उठ जाते हैं और खेतों में चले जाते हैं। हाँ तो कमर कस लीजिए, ये खेतों का काम जल्दी से निपटाकर हम अपने बचाए हुए पैसे निकालेंगे और इनसे होटल में खाना बनाने का राशन लेकर आएंगे। लेकिन हम अपना होटल खोलेंगे कहाँ पर? हमें जगह भी तो चाहिए होगी ना। क्यों ना हम अपने घर में होटल खोल लें। देखिए, हम जंगल जाएंगे और खुद कुछ लकड़ियां काट कर ले आएंगे। उन्हें बढ़ई को देकर हम छोटी छोटी कुर्सियां और टेबल बनवा लेंगे और घर के बाहर रख देंगे और बाहर वाले कमरे में हम पूरी रसोई बना देंगे और कुछ दिन के लिए हम पीछे वाले कमरे में रह लेंगे। साथ ही एक छोटा सा ठेला उधार लेकर उसमें सब बनाया हुआ खाना व्यवस्थित कर देंगे। मानव को इसका विचार सही लगता है और अब वो दोनों ऐसा ही करते हैं। बढ़ई को लकड़ियां देने के बाद वो दोनों बाजार से थोड़ा जरूरी राशन भी ले आते हैं। जी आपने अभी तक बताया नहीं कि हम बनाएंगे क्या? मेरे खेत के बैंगन और मेरी पत्नी के हाथों के स्वादिष्ट सब्जी और चावल के साथ, जिसे बनाकर तुम हर बार मेरा दिल जीत लेती हो। मतलब बैंगन की सब्जी और चावल? हाँ, ये पौष्टिक भी रहेगा और लोगों को पसंद भी आएगा। इसमें ज्यादा लागत भी नहीं लगेगी, इसीलिए हम इसका दाम बेहद ही कम 10 रुपए प्लेट रखेंगे। बिल्कुल ठीक कहा जी। 2 दिन बाद उनकी सारी कुर्सियां टेबल सब बनकर तैयार हो जाते हैं और अब वो सब कुछ अच्छे से सेट कर लेते हैं। वैसे हमने इतना सब एक झटके में कर तो डाला है, लेकिन अगर ये सब कुछ काम नहीं आया, लोग हमारे यहाँ नहीं आए और हमारा होटल नहीं चला तो? अरे अगर मुझे पता चलता कि हमारे आसपास कहीं इतना अच्छा स्वादिष्ट बैंगन की सब्जी और चावल मिल रहा है ना, मैं तो जरूर जाती खाने। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मानव बाहर सब कुछ अच्छे से सजा देता है। उनका ठेला आ चुका था और कुर्सियां भी लग गई थी। होटल के नाम का एक बोर्ड भी लगा दिया था जिस पर लिखा था माधुरी भोजनालय। चलो मैं जल्दी से एक बार खेतों में काम करके आता हूँ। ठीक है, अच्छे से जाइएगा और जरा जल्दी वापस आइएगा। तब तक मैं खाना बनाने की सब तैयारी शुरू करती हूँ। मानव खेतों में चला जाता है और माधुरी बड़े से बर्तन में बैंगन की सब्जी और चावल बनाने लगती है। कुछ देर बाद मानव भी आ जाता है और दोनों मिलकर बाहर ठेले पर खाना बनाने लगते हैं। साथ ही उसने होटल के बोर्ड पर यह भी लिख दिया था कि एक थाली सिर्फ 10 रुपए की है। पहले तो कुछ देर तक कोई नहीं आता है। माधुरी अब तक कोई आया ही नहीं, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करिए, अभी तो बस शुरुआत है। अभी एक रिक्शा वाला वहाँ से गुजरता है। उसकी नजर बोर्ड पर पड़ती है और वो रुक जाता है। अरे भैया, सच में बैंगन की सब्जी और चावल की थाली सिर्फ 10 रुपए की है क्या? हाँ, 10 रुपए में स्वादिष्ट बैंगन की सब्जी और चावल भी। ये तो पहली बार सुने हैं। आप एक बार खाकर तो देखिए सलाद और अचार के साथ। फिर तो एक प्लेट लगा दो भैया, बड़ी भूख लग रही है। सोच ही रहा था कि कहाँ जाऊँ, क्या खाऊं। सवेरे से सिर्फ 2 ही सवारी मिली थी, जेब में इतने ही पैसे नहीं थे कि बाजार जाकर कुछ खा सकूं। हाँ, आराम से बैठी, हम अभी आपकी थाली दे देते हैं। वो जल्दी से थाली लगाकर रिक्शे वाले को दे देता है। दोनों उसे देखने लगते हैं। दोनों मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। खाना खाकर वो रिक्शे वाला कहता है, वाह भैया, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट था, वो भी सिर्फ 10 रुपया में। दोस्तों को भी बताऊंगा आपके बारे में और सबसे कहूंगा कि यहीं आ जाए। आप तो हम गरीबों के लिए मसीहा है साहब, मसीहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए 10 रुपए। अभी हम चलते हैं, मगर कल फिर आएंगे। अब इसने जाकर और भी लोगों को बता दिया, जिससे उनके पास और भी ग्राहक आने लगे और उनका काम खूब अच्छे से चलने लगा। अब लोग उनके पास ही आने लगे, जिससे अब गुप्ता के ढाबे पर और भी असर पड़ने लगा। उसका काम अब काफी मंदा पड़ गया और कुछ समय बाद उसका काम पूरी तरह से बंद हो गया। तो वही माधुरी और मानव का काम इतना अच्छा चलने लगा कि अब उन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया और हर चीज बेचने लगे, लेकिन दाम उन्होंने आज भी कम ही रखे।